ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਗਾਇਸ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਜਰ ਪਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, डिफेंस भी देख रहे हैं काफ़ी मजबूत हो रहा है। अपने एयर डिफेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਨ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ पूरी काया पलट करके रखती है। मतलब पाकिस्तान दा जो हालात है, जज्बात है भाई सारे ही बदल गए। साडे एक जर्नलिस्ट है परवीन साहनी, सो इन्हां दा एक बहुत तकड़ा बयान आया, स्टेटमेंट आई है, वो थोड़े नाल शेयर करना चाहुंदे हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट देर तो आज। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सनमीर सिंह, तुसीं देख रहे हो पंजाबी रील। ठीक, तो इधर क्या एतराज है अगर भारत, यूएई और इजराइल मिल जाए? हिंदुस्तान में मुझे समझ में नहीं आता लोग क्यों नहीं समझने की कोशिश करते। पाकिस्तान का तरीका यह है कि उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी उनकी जनरल हेडक्वार्टर के पास है। पाकिस्तान हमारे देश में 10 खामियां बता सकता है जो है, तो मैंने आपको बता दिया है। इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री बैलेंस उनका किल चेन आगे चला गया है। मेरे ख्याल बिल्कुल गल सही है ये कि देश ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਆਰਮੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀਆਂ। इन टर्म्स ऑफ इस्लामिक फ्रेमवर्क स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमें प्रॉब्लम खड़ी हो रही है और हो सकती है। और मैं आपको इशारा करके ये भी बता दूं प्रॉब्लम कहाँ होगी। प्रॉब्लम चिकन नेक पे होगी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे होगी। नक्शा देख लीजिए। सचेत होना चाहिए। ये जो कहा जा रहा है कि भाई देखिए यूएई, इजराइल और भारत एक अलग ही एक्सेस ऑफ पावर बना रहे हैं, ये इन रिस्पांस टू मैक्का पैक्ट हो रहा है। क्या ये सही है कि भारत अपने लिए ठीक काम कर रहा है? भारत अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी गलत है और ग्राउंड पे साबित हो चुकी है। इजराइल आज जो है एक ऐसे कगार पे खड़ा है कि इजराइल विल बी इन बिग ट्रबल। और यूएई अगर ठीक तरीके से बात को नहीं समझेगा, यूएई विल बी इन ट्रबल। यूएई ये है हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, मोदी सरकार की। मैं बार बार बोल रहा हूं और हर लड़ाई के बाद ये और साबित होता जा रहा है जो मैं बोल रहा हूं। हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है, हमें पाकिस्तान से बात करनी है। दुनिया बदल चुकी है, समझिए रियलिटी को। ये मैं यहाँ पर ये जो सऊदी और पाकिस्तान और टर्की वाला पैक्ट हुआ है, इसको लेकर भारत की तरफ से तो कोई, मुझे लगता है आधिकारिक मैंने नहीं देखा कोई रिएक्शन आया है। लेकिन इतना ज्यादा रिएक्शन मांगा जा रहा था कि ये सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जरिए नरेंद्र मोदी का झूठा बयान तैयार किया गया जिसमें वो बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग साथ में आ रहे हैं और इस तरह से करके। अच्छा? मुझे लगता है कि शायद ये पाकिस्तानियों का कारनामा रहा होगा कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए। चलिए वो तो हमें नहीं पता कि क्या किसने किया ये जरूर, लेकिन जो एम्बेसी है भारत की सऊदी अरब में उसको यही वीडियो तो भाई आजकल जाना खाना बनाई जाता, इस पर रिएक्शन देना पड़ा कि ये झूठ है और ये एआई है। इस तरह का कोई बयान नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। मैं आपसे यहाँ समझना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि ये जो मक्का पैक्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, उसी के काउंटर के तौर पर देखा जा रहा है कि इजराइल, इंडिया और यूएई, ये तीनों देश आकर और एक कोई पैक्ट या कोई अलायंस जो उनका बन रहा है उसको लेकर सऊदी अरब को ऑब्जेक्शन हो रहा है। वहाँ के तमाम कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। तो अगर इधर सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की बना रहे हैं तो इधर क्या एतराज है अगर भारत, यूएई और इजराइल मिल जाए? देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये जो बात चल रही है, ये जो इंडिया, यूएई और इजराइल की बात, ये दो, देयर आर टू रीजंस व्हाई इट इज बीइंग सेड। वन इज, हम इसको बोलते थे कि ये वेस्ट का क्वाड है जिसको I2U2 बोलते हैं, विच इज इंडिया, इजराइल, यूएई एंड अमेरिका। ये चार का, यूएस का, तो वो खत्म हो रहा है। अभी कहाँ है वो, मैं बताता हूँ। दूसरा जो ये आईमेक की बात हो रही थी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, जो कि यूएई के थ्रू जाएगा, फिर इजराइल जाएगा, हाइफा पोर्ट, और वहाँ से यूरोप जाएगा। तो ये सब चीज़ें ये अब सब बदल रही हैं। अभी वहाँ पर एक रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आ रहा है जो एक नई सोच है, और उस नई सोच के तहत जो है, जो मैं आपसे बता रहा हूँ, पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। अच्छा, अब जहाँ तक हुआ क्या है, यूएई और सऊदी का सवाल है। आपको शायद मालूम होगा कि 2 मिसाइल्स फायर हुई हैं अभी, कल की बात है शायद, यूएई के पर फायर हुई है, और ये बताया जा रहा है कि वो मिसाइल ईरान ने फायर करी है। ईरान ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि हमने फायर नहीं करी है। तो मैं समझता हूँ वो जो है, हो सकता है इजराइल की मिसचिफ हो, क्योंकि उसका कारण है, देखिए यूएई जो है वो सऊदी का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सऊदी इसका नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर इज चाइना और सेकंड इज यूएई। तो कोशिश हो रही है कि इन दोनों के बीच में और फासला
उनके अंदर रिफ्ट करवाई जाए दोनों मुल्कों के बीच में। यूएई और सऊदी के बीच में इनमें कोई अच्छे रिश्ते थे नहीं, पर अभी बेहतर हो रहे थे, अब उसको फिर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये समझता हूँ इजराइल अभी भी बहुत डिस्ट्रक्टिव काम करने की कोशिश कर रहा है हर जगह। पर अमेरिका जो है, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट ही इज टॉकिंग सेंस, और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है मेरे हिसाब से ये जो बातचीत कर रहे हैं वो बेसिकली 3 नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन के लिए है कि किसी तरीके से ये इलेक्शन पार हो जाए मेरा। तो ही इज बिल्डिंग अप अ नैरेटिव। और जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान में तो लोगों की समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है क्या। मैं सुन रहा था अभी एक हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनसे पूछा गया ये क्या है, तो वो बोल रहे हैं हाँ इससे हमारे को थ्रेट हो सकती है। इससे आपको कोई थ्रेट नहीं है। अच्छा। आपको थ्रेट है, देखिए 2 चीजें हैं, एक है रीजनल फ्रेमवर्क, एक है इस्लामिक फ्रेमवर्क। रीजनल फ्रेमवर्क का मतलब है वो भी इस्लामिक है, पर वो सिर्फ रीजन तक सीमित है जो कि वेस्ट एशिया है। पर इस्लामिक फ्रेमवर्क इज अ स्टेप बियॉन्ड दैट, कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं दे कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी। और उसके तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही अच्छे हो गए हैं। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के अच्छे हो गए हैं, उनकी मिलिट्रीज के अच्छे हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे आर अ मिलिट्री थ्रेट टू इंडिया, मैं ये कह रहा हूँ कि दे आर बेसिकली अ स्ट्रेटेजिक थ्रेट टू इंडिया। इसका मतलब ये है, इंडिया आप जानती हैं 2024 में वो छोड़ के सार्क चला गया था, बांग्लादेश सार्क को रिवाइव करना चाहता है, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटी है। पाकिस्तान जो है वो अब बांग्लादेश के साथ आ गया है, चीन जो है वो साउथ एशिया का हिस्सा बन चुका है। आप जब इन सब चीज़ों को देखेंगी तो समझ में आएगा जो इस्लामिक फ्रेमवर्क बन रहा है, जिसमें कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं दुनिया की, वो पहले यूरेशिया की एक साथ आएंगी। अभी देखिए आप पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट करा है विद सोमालिया, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हो गया। तो पाकिस्तान का रोल बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। एक बात आपको और बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, पाकिस्तान का, जैसे मैंने ਮਤਲਬ आपसे ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ कहा, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। मीडिएशन का रोल है, रीजनल फ्रेमवर्क का रोल है, इस्लामिक नेशंस का रोल है। उसके अलावा देखिए क्या हो रहा है कि अभी वही एनएसए बोल रहे थे एक, उसके ऊपर किसी चैनल पे, नाम नहीं उनका लेना चाहता हूँ, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, कि देखिए मिलिट्री बैलेंस जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। आप ये बात को क्यों नहीं समझते? तब्दीली ऐसे नहीं होती कि असला आया है, तब्दीली होती है किल चेन, कि कितनी जल्दी से आप फैसला लेते हैं लड़ाई लड़ने का, ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली है। असला तो आया ही आया है, जो उनकी खामियां थी सिंदूर की उन्होंने भर ली है। उसके अलावा किल चेन अब उनकी बहुत तेज हो गई है, क्योंकि अब एक ही आदमी वहां पर डिसीजन लेता है, वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, उसके अंडर सब कुछ है। एनएसए भी उसके अंडर है, एनएसए उसके पास है, आईएसआई उसके पास है, न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास है, कन्वेंशनल वॉर कैपेबिलिटीज उसके पास है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨਾ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं कर पा रही, मेरे ख्याल ऐतकी कर चुकी कुछ इसके अंडर है। इसे कहते हैं किल चेन जो है वो तेज हो गई है, ये इम्बैलेंस हो गया है पूरा मिलिट्री बैलेंस, वो आगे निकल चुके हैं किल चेन के कारण ही। तो इन बातों को हमें समझना है। लेकिन प्रवीण जी, एक फौजी के तौर पे आपको अच्छा लग रहा होगा कि फौज के पास ज्यादा ताकत पहुंच गई है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो समाज और राजनीति को समझता है कि हमेशा पॉलिटिशियंस जो होते हैं, यानी जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, उनको हमेशा मिलिट्री के ऊपर होना चाहिए, तो ये तो भारत के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के समाज में भी इससे एक डिसबैलेंस पैदा होगा। ये अलग बात है कि एक व्यक्ति फैसला ले रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन वो तो अनइलेक्टेड है, तो इलेक्टेड लोगों को फैसला लेना चाहिए। वहां पर पाकिस्तान का भी मैं जिक्र करूँ, जो मैं भारत के लिए काम ना करूंगी वो पाकिस्तान के लिए भी करूंगी। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इस मसले को हिंदुस्तान में मुझे समझ में नहीं आता, लोग क्यों नहीं समझने की कोशिश करते। हर मुल्क जो है उसका अलग तरीका होता है, चाइना का अलग तरीका है, रशिया का अलग तरीका है, पाकिस्तान का तरीका ये है कि उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी
उनकी जनरल हेडक्वार्टर के पास है, और जहाँ तक गवर्नेंस का ताल्लुक है वो एक अलग सब्जेक्ट है वहाँ पर। इसीलिए वहाँ हम कहते हैं उनकी सरकार हाइब्रिड सरकार है। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपको बात करनी है पाकिस्तान से तो आप फौज से बात करिए उनकी, क्योंकि जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो फौज चलाती है वहाँ की, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं चलाता है। नहीं, लेकिन सानी जी इसमें जनता की मर्जी शामिल नहीं होगी। मैं वो कह रही हूँ कि जो अनइलेक्टेड लोग हैं वो जनता की भावना को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो अगर भारत भी मान लेते हैं कि आसिम मुनीर साहब से भी बात करता है तो भी वो आम जनता से यानी पीपल टू पीपल तो बातचीत नहीं हो रही है। वहाँ सरकार का जो इंतजाम है ये बड़ा ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਕੌਣ ਆ ਕਿ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੀਸ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? पलटी हुआ ये तो बड़ा। नहीं, देखिए, ये दूसरे के मुल्क को हमें एक्सेप्ट करना है और उसी तरीके से अपनी पॉलिसीज़ बनानी है। पाकिस्तान हमारे देश में 10 खामियाँ बता सकता है, जो है, तो वो भी ये कह सकता है, कोई भी मुल्क कह सकता है। अब वेस्टर्न्स कहते रहते हैं चाइना के बारे में ऑटोक्रेसी है, ओ भैया तरक्की भी तो कर गए, अब ठीक है उनकी प्रॉब्लम है। वो हमें ये देखना है वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। एक ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਫੁੱਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ऑर्डर खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, लड़ाई ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹਵੇ ਆਪਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਖੀਏ ਨਾ। का माहौल है हर जगह, और उसके अंदर अगर एक मुल्क जिसकी इस समय इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं है अगर इतना ज़्यादा बेहतर कर लेता है बिकॉज उसके पास सर्टन एसेट्स हैं। क्या एसेट्स हैं उनके एसेट्स हैं जियोग्राफी, वो तो हमारे पास भी है। उनका और एसेट क्या है? उनका एसेट आज सबसे बड़ा ये है कि जो उनकी आर्मी है वो सिक्योरिटी भी देखती है, और आर्मी न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, मे के 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद फॉरेन पॉलिसी भी देखती है। इन अदर वर्ड उनको जियो पॉलिटिक्स भी समझ में आती है। और ये जब सही ऑर्डर है। चेंज हो रहा होता है उस समय इन चीज़ों की अहमियत होती है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप देखिए उनका क्या है, वो उनका है, हमें ये समझना है कि उनका अरेंजमेंट क्या है, हम किससे बात करें और किससे हमारी बेहतरी हो सकती है, हम दोनों की बेहतरी हो सकती है। तो मैंने आपको बता दिया है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री बैलेंस उनका किल चेन आगे चला गया है। इन टर्म्स ऑफ इस्लामिक फ्रेमवर्क स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमें प्रॉब्लम खड़ी हो रही है और हो सकती है। और मैं आपको इशारा करके ये भी बता दूं प्रॉब्लम कहाँ होगी। प्रॉब्लम चिकन नेक पे होगी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे होगी, नक्शा देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है हमें ग्राउंड पे सिचुएशन को समझना है जो यहाँ नहीं समझी जा रही है। नहीं, आपकी बात से मुझे लगता है कि मैं हमेशा मेरी रजामंदी कभी भी नहीं हो सकती है इस बात को लेकर। आपकी इस बात से मैं पार्शियली एग्री करती हूँ कि उनके देश का जो निज़ाम है, जो उनके काम करने का तरीका है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम उसको बदल दें, उसको कबूल करें और बातचीत करें। लेकिन साथ-साथ कभी भी चाइना का जो ऑटोक्रेटिक वे ऑफ गवर्नेंस है या फंक्शनिंग है, या पाकिस्तान में अनइलेक्टेड लोगों के पास इतनी पावर होनी चाहिए, इसके मैं हमेशा सैद्धांतिक रूप से खिलाफ रहूंगी। हमेशा मेरा एक ही पैमाना रहता है, जो भारत के लिए होगा वो दुनिया के किसी भी देश के लिए होगा। अब बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बढ़ता हुआ रोल आप देख रहे हैं, ऐसे में क्या भारत को अपने हितों की रक्षा करने के लिए और ज्यादा सचेत होना चाहिए? ये जो कहा जा रहा है कि भाई देखिए यूएई, इजराइल और भारत एक अलग ही एक्सेस ऑफ पावर बना रहे हैं, ये इन रिस्पॉन्स टू मैक्का पैक्ट हो रहा है, क्या ये सही है कि भारत अपने लिए ठीक काम कर रहा है? ये भारत अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी गलत है और ग्राउंड पे साबित हो चुकी है। इजराइल आज जो है एक ऐसे कगार पे खड़ा है कि इजराइल विल बी इन बिग ट्रबल, और यूएई अगर ठीक सही है, तरीके से बात बिल्कुल को नहीं सही है। समझेगा यूएई विल बी इन ट्रबल। यूएई क्या है? यूएई जो है 1 मिलियन एमिराटी है, 10 मिलियन फॉरेनर्स है। क्या है मतलब? दे हैव मनी, आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट, बट सही उसके है। अलावा वो क्या है उनके पास? ना तो वो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, खाना बाहर से आ रहा है। अभी उन्होंने वो लैंड कॉरिडोर बना रखा है ओमान के साथ, जो ओमान का सलाला पोर्ट है वो वहाँ से वो उनका जो पोर्ट है यूएई दुबई में है, फुजेरा, वहाँ पे वो लैंड कॉरिडोर बना हुआ है, खाना उसके थ्रू आ रहा है। देखिए कहने का मतलब ये है हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, मोदी सरकार की, मैं बार बार बोल रहा हूँ और हर लड़ाई के बाद ये और साबित होता जा रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है, हमें पाकिस्तान से बात करनी है। दुनिया बदल चुकी है, समझिए रियलिटी को। पॉइंट ये मैं आपसे कहता रहता हूँ बार बार। वो उनकी जो है तरीका सरकार चलाने का, वो उनका तरीका है, उसमें हम कौन होते हैं दखल देने वाले? और इसके अलावा इजराइल की जो आप बात कह रहे हैं, आप सोचिए कि अमेरिका एक ऐसा देश जहां सबसे ज्यादा सपोर्ट इजराइल के ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ,
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਛੇੜਦੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰਜ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ GDP ਦੀ ਪੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਪੜੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ PR ਸਟੰਟ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਡਲਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਸਨਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਰਾਜੀ ਰਵੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਅਜੇ ਕੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਤਿਆਰ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਦੌਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਵਾਕਈ ਦੌਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਚਲਦੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।